हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम उज्ज्वल कुमार, फिजिक्स टीचर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। मैं पुनः आपका इस एजुकेशनल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कि चार्ज क्या है और चार्ज के कंजर्वेशन का मेथड क्या है। आज हम लोग फ्रेंड्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समय को बिना नष्ट किए हुए हम लोग अपने पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी ये कहता है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि चार्ज जो है वह एक अदिश राशि है। आइए समझते हैं कैसे। 11th में आप पढ़े होंगे कि स्केलर और वेक्टर को कैसे पहचानते हैं। स्केलर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। बट यहां पे जो हमारा चार्ज है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये जो हमारा चार्ज है यह वेक्टर के रूल को पालन नहीं करता है, ना ही यह क्रॉस प्रोडक्ट के रूल को पालन करता है और ना ही यह डॉट प्रोडक्ट के रूल को पालन करता है। ठीक है, अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एक तरीके से हम इसे और भी समझ सकते हैं। आइए चलते हैं। यदि मान लें कि हम कुछ निम्न एंगल से दो वायर को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। यहां से मान लेते हैं कि 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है तथा यहां से 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है। तो जब ये दोनों वायर एक साथ जुड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इन दोनों वायर के द्वारा 15 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा। बट यदि ये वेक्टर होता तो इसका अगर एंगल हम बढ़ाते या फिर इसका एंगल घटाते हैं तो इसके रिजल्ट में कमी या वृद्धि होती। इसके रिजल्ट में कमी या वृद्धि होती, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई घटना घटित नहीं होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अर्थात चार्ज जो है वह एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो सकता है या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और ये भी कोई एक बॉडी है। ये दोनों बॉडी हैं, तो इन दोनों बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा। यदि हम इन्हें आपस में लाते हैं, संपर्क में जोड़ते हैं, तो इन दोनों बॉडी के द्वारा चार्ज का ट्रांसफर होगा और इन दोनों बॉडी के द्वारा चार्ज का ट्रांसफर तब तक होते रहेगा जब तक कि इन दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज बराबर बराबर न आ जाए। चार्ज के ट्रांसफर का मतलब यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इसकी कई कंडीशन है। मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा बॉडी है, इसको केस के रूप में देखते हैं, केस 1। ठीक है, केस 1। मान लेते हैं कि यह कोई अनचार्ज बॉडी है और ये कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ये कोई अनचार्ज बॉडी है, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के द्वारा इस अनचार्ज बॉडी के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के द्वारा इस अनचार्ज बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर होने लगेगा। और ये चार्ज का ट्रांसफर अर्थात इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन तब तक उसमें जाएंगे जब तक कि दोनों बॉडी पे चार्ज बराबर बराबर अर्थात इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर न हो जाए। जबकि इसके विपरीत दूसरा कंडीशन ये देखें, केस 2। यदि हम केस 2 देखें तो यहां पे कर देते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो यहां पे ये होगा कि इस अनचार्ज बॉडी के द्वारा
इस अनचार्ज बॉडी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नेगेटिवली चार्ज बॉडी के में होने लगेगा और यह चार्ज तब तक होगा जब तक कि दोनों पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात आवेश की संख्या आवेश बराबर बराबर न हो जाए। ठीक है कि चार्ज का जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अर्थात यदि किसी बॉडी से हम दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल इंटीजर के फॉर्म में ही जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से n टर्म तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ये अगर कहें कि यहाँ से 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1.25 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि यह चार्ज की प्रॉपर्टी कहती है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हमेशा मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीजर के फॉर्म में ही जाते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो यहां से हो जाएगा Q इक्वल टू मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीजर, यानी कि n इंटू ई, जहां Q जो है वो चार्ज है, n जो है वह एक इंटीजर है और E जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके 2 केस उत्पन्न होते हैं। यदि पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, यदि पार्टिकल ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसका केस देखते हैं। केस 1, यदि बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया हो तो यहां पे कंडीशन ये बनता है कि यहां पे ये एक इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया, अर्थात इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अर्थात इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अतः हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि Q इक्वल टू माइनस एन ई, हम ये कह सकते हैं कि Q इक्वल टू माइनस एन ई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो सेकेंड केस में यदि बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा Q चार्ज है वह मल्टीपल नंबर ऑफ इंटीजर के पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का मास एंड चार्ज। फ्रेंड्स, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्ज की प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना मास होता है, हर एक वस्तु का अपना मास होता है, लेकिन जो चार्ज है वह एक ऐसा क्वांटिटी है जो मास के बिना नहीं रह सकता, अर्थात चार्ज की उत्पत्ति के लिए मास का होना अति आवश्यक है। ठीक है, हम कहें तो मास जो है वो चार्ज के बिना रह सकता है, मास जो है वह चार्ज के बिना रह सकता है, परंतु चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है,
अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि चार्ज का कोई अस्तित्व ही नहीं बनता है यदि मास न हो। ठीक है, चार्ज का कोई अस्तित्व ही नहीं बनता है यदि मास न हो। आइए समझते हैं कैसे। इसके लिए हम एटम की संरचना को देखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूट्रॉन और ये हमारा प्रोटॉन है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इसमें जो ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, अर्थात यह आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है इसका मास यदि देखें हम तो इसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसका मास इतना होता है परंतु इस पे चार्ज कोई नहीं होता है, यह न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि मास चार्ज के बिना रह सकता है लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार जो फोटोन होता है, फोटोन होता है इसका मास 0 होता है, इसका मास 0 होता है, अर्थात यहाँ पे चार्ज भी 0 होगा। ठीक है, चार्ज भी 0 होगा। आइए अब देख लेते हैं कि मास और चार्ज में क्या अंतर है। ठीक है, मास और चार्ज में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो मास और चार्ज में निम्न डिफरेंस है, आइए देखते हैं। हमने देखा कि मास एट चार्ज, यहाँ पे हमने देखा कि मास जो है वह चार्ज के बिना रह सकता है लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे हम लोग ये देखेंगे कि मास जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मास जो है वह कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हमने ये कभी नहीं सुना कि -5 kg होता है। ठीक है, मास कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जैसे कि हमने ये कभी नहीं सुना कि कोई वस्तु है वो -5 kg का है, कोई वाहन है वो -25 किलोग्राम का है। हमने ये कभी नहीं सुना कि हमें इतने -12 किलोग्राम की वस्तु को खरीदना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो चार्ज जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, चार्ज निगेटिव हो सकता है, जैसे -2 कूलम, -5 कूलम। तो मास और चार्ज में दूसरा डिफरेंस ये है कि मास जो होता है वह किसी चार्ज के बिना रह सकता है, मास चार्ज के बिना रह सकता है लेकिन चार्ज जो है वो मास के बिना नहीं रह सकता है। अर्थात यदि कोई मास ही ना हो तो चार्ज यहाँ पे उत्पन्न ही नहीं होगा। ठीक है, परंतु मास चाहे तो वो बिना चार्ज के रह सकता है। ठीक है, आइए तीसरा डिफरेंस देखते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि मास जो होता है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यानी कि जो मास होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है जबकि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज का वो ये है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि चार्ज संरक्षित रहता है। कैसे? तो हम ना ही चार्ज को बना सकते हैं, हम ना ही चार्ज को बना सकते हैं
और ना ही चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बॉडी है, इस बॉडी पे ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं और ना ही इस बॉडी पे चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि इस बॉडी के चार्ज को हम दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या तो हम इस बॉडी के चार्ज को उस बॉडी में ट्रांसफ़र करें या इस बॉडी के चार्ज को इस बॉडी में ट्रांसफ़र करें, परंतु हम इसकी चार्ज को नहीं नष्ट कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे किसी अन्य चार्ज को बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रॉपर्टी है कि जब किसी चार्ज को, ठीक है, जब चार्ज को कंडक्टर के ऊपर ठीक है, जब किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज को प्रवाहित किया जाता है तो वह चार्ज कंडक्टर के सतह पर फैल जाता है। ठीक है, कंडक्टर के सतह पर फैल जाता है। एनी प्रॉब्लम? अगला ये है यदि चार्ज सेम नेचर का हो, यदि चार्ज सेम नेचर का हो तो वह चार्ज अपने से दूसरे चार्ज को रिपेल करता है, अर्थात वह उसे विकर्षित करता है, वह उसे दूर भागना चाहता है। जबकि यदि चार्ज अपोजिट नेचर का हो तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ये दो कोई बॉडी हैं, ये दो बॉडी हैं। यदि इन दोनों बॉडी का चार्ज पॉजिटिव हो, यदि इन दोनों बॉडी का चार्ज पॉजिटिव हो तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को इसी पथ पे विकर्षित करते हैं। अर्थात ये जो बॉडी है यह इसकी अपेक्षा खुद को विकर्षित करने, ये उस बॉडी को विकर्षित करता है। जबकि इसके विपरीत यदि हम ये देखें कि ये कोई बॉडी है जो नेगेटिव है और ये बॉडी है पॉजिटिव है, तो ये बॉडी एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सेम नेचर का जो चार्ज होगा वह एक दूसरे को रिपेल करेगा, जबकि अपोजिट कैरेक्टर का जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को देख लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।